जय हिंद। तो आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज नर्वस सिस्टम देखेंगे हम लोग। ओके, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरा बॉडी कंट्रोल किया जाता है। ओके, पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, चाहे दौड़ने का काम हो, डाइजेशन का काम हो, खाने का काम हो। ओके, किसी भी तरह का काम होता है बॉडी में तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट यदि अनबैलेंस होता है तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको कंप्यूटर को देखते होंगे। ओके, कंप्यूटर में यदि हम कीबोर्ड को हटा दें तो देखिए काम करने वाला का जो तरीका है वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, या माउस को हटा दिए तो अनबैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट यदि अनबैलेंस होता है तो पूरा नर्वस सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इसे 3 भाग में जनरली बांटा गया है। तो पहला जो भाग है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसे केंद्रीय तंत्रिका को तंत्र कहते हैं। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तीसरा जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये तीनों भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद उसके 2 भाग में बांटा गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ लेंगे तो नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 भाग हैं। कौन कौन? तो पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्रेन को देखेंगे। ये हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, वो टोटल को कंट्रोल करने का काम ब्रेन को होता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे प्रोटेक्शन देना भी अनिवार्य होता है। जैसे किसी भी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको देखते हैं कितना प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को मतलब ये जो ब्रेन है उसे भी प्रोटेक्शन देना अनिवार्य है। तो भगवान ने क्या प्रोटेक्शन उसके लिए दिया? फोर्स तो नहीं लगा के दिया कि हाँ चारों तरफ से फोर्स लगा दिया गया SGS का। ओके, तो फोर्स नहीं, इसमें क्या है कि जो ब्रेन है उसके ऊपर में, ठीक है, 8 क्रेनियल नाम के बोन्स होते हैं। कितने? 8। मैंने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया था बोन के बारे में, जिसमें एक्सियल बोन्स की संख्या 80 होते हैं। एक्सियल बोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन में 8 क्रेनियल बोन्स हैं। वो 8 क्रेनियल बोन फाइब्रिक जो है ना, फाइबर्स जॉइंट से जुड़े रहते हैं और वो जुड़ करके क्रेनियम बनाते हैं। उस क्रेनियम के नीचे ही हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, जिसका वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अब आप लोग को ये देखना चाहिए कि यदि बोन के जस्ट नीचे उतना सॉफ्ट चीज़ रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता था, है ना, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए क्या किया है कि क्रेनियम बोन के जस्ट नीचे, यानी हम लोग ऐसे कह लें कि ब्रेन और क्रेनियम बोन के बीच में एक लेयर है, एक झिल्ली है, जिसे मेनिंजाइट कहते हैं। ठीक है, उस झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजाइट। यदि मेनिंजाइट प्रभावित होता है किसी कारणवश, चाहे तो चोट लगने से या किसी भी तरह से, तो मेनिंजाइटिस नाम का एक बीमारी हो जाती है। तो उसे हम लोग डिजीज वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेनिंजाइटिस डिजीज के बारे में। अभी यहाँ पे ब्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो
हाँ, ये जो है क्रेनियम नामक बोन से सुरक्षित है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है ओके, वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। और मैंने सेल चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था कि लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन में ये न्यूरॉन सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल होता है और न्यूरॉन सेल से ही हमारा जो ब्रेन है वो बना हुआ है। न्यूरॉन सेल ऐसा सेल होता है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। और जब सेल डिवीज़न नहीं होगा तो यदि उस पार्ट में कोई भी इफेक्टिव आता है, टूटता है या फट जाता है, तो उसमें सेल डिवीज़न ना होने के कारण वो कोई सुधार नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह बोलती है कि आप यदि बाइक चला रहे हो तो कुछ पहनो या नहीं पहनो, लेकिन आप हेलमेट ज़रूर पहनो, क्योंकि एक बार यदि ये ब्रेन में लग गया चोट तो इससे सुधार पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए ब्रेन का ये मैंने न्यूरॉन सेल का पिक्चर ड्रा किया है। ये है न्यूरॉन सेल। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन सेल का पिक्चर है। तो ये न्यूरॉन सेल में ये न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और ये जो ब्लू ब्लू पूरा दिख रहा है वो सेल का बॉडी है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये न्यूरॉन सेल पूरा यहाँ तक का जो है ना, ये न्यूरॉन सेल, इसे एक दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच में क्या होता है कि गैप रहता है। ठीक है, जैसे आपको ये ब्लू डॉट से दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू डॉट जो है वो गैप है। ठीक है, गैप को ही मैंने जैसे देखिए ये और ये दोनों के बीच में ये गैप है, लेकिन मैंने उस गैप को ऐसे बंद किया है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप में से इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? यदि इस न्यूरॉन सेल को कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो अगला को कैसे पास आउट करेगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों में गैप है। ठीक है, तो उस गैप को जो है ना वो सोडियम भरता है। ठीक है, सोडियम जो है उसको फिल करके रखता है। ठीक है, तो इसके कारण ये इंफॉर्मेशन इसको ऐसे करके इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं। देखिए कभी कभी किसी को क्या होता है कि वो मतलब उसको क्या होता है कि हाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे मैंने चाहे तो उसको वोमिटिंग ज़्यादा होने लगेगा या और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो उसको डिहाइड्रेशन यदि हुआ तो वो देखिए पागल जैसा करने लगता है या उसको चक्कर आने लगता है, वीकनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम का जो मात्रा है वो घट जाता है। अब जब सोडियम घट जाएगा तो ये जो है यहाँ पर जो है गैप हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर गैप हो जाएगा। अब गैप होगा तो इसका इंफॉर्मेशन इसको पास आउट नहीं होगा, तो ब्रेन वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके चलते वो आदमी जो है पागल जैसा करने लगता है। तो उसको क्या किया जाता है, नमक और चीनी का घोल पिला दो और उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा नमक डाल दो, नींबू डाल दो, तो एनर्जी भी आएगा। और नमक डाल दो, तो नमक डाल देने से क्या होता है, सोडियम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि नमक जो है क्या से बना है, सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो उसको सोडियम मिल गया। अब सोडियम मिल गया तो ये जो है गैप जो था दो न्यूरॉन सेल के बीच में, ठीक है, तो वो फिलअप हो गया। अब फिलअप हो गया तो इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया जाना। अब इन्फॉर्मेशन जब पास आउट होने लगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल होते हैं, ये सेल और ये सेल के बीच में जो लास्ट पॉइंट होता है उसको एक्सन बोलते हैं। ओके, तो यही एक्सन और इस सेल का एक्सन और इस सेल का एक्सन दोनों के बीच में गैप रहता है। ठीक है, तो उस गैप को सोडियम जो है फिलअप करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, ये सेल के बारे में बता दिया। हाँ, अब देखिए ब्रेन जो है उसको 3 भाग में बांटा है। ठीक है, ब्रेन को 3 भाग में, पहला है सेरेब्रम, पहला जो है फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, दूसरा है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, तीसरा है हैंड ब्रेन जिसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है।
अब फोर ब्रेन जो है, ठीक है, फोर ब्रेन को भी यहाँ पर 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। फोर ब्रेन को 3 भाग में, पहला सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम जिसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और सबसे बड़ा हिस्सा यानी कितना बड़ा, तो पूरा ब्रेन जो है ना उसका 66% प्रमस्तिष्क ही होता है, मीन्स सेरेब्रम होता है, ठीक है। अब ये सेरेब्रम जो है, ठीक है, ये ह्यूमन का परमानेंट मेमोरी का काम करता है। जैसे कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसी प्रकार से जो ह्यूमन है उनके परमानेंट मेमोरी का कार्य कौन करता है? ये सेरेब्रम। इसमें एक बार कोई भी चीज़ याद हो गया यानी शिफ्ट हो गया तो वो जल्दी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ह्यूमन का मतलब किसी किसी का बहुत तेज होता है। अब बहुत तेज होगा तो उसका कैचिंग पावर या ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा, या कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो उसको बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। और कुछ लोग का होता है कि बहुत कमज़ोर होता है सेरेब्रम, कुछ लोगों का बहुत कमज़ोर होता है, तो वो ना अच्छा से समझ पाते हैं, ना किसी चीज़ को तुरंत वो मैंने ये पढ़ पाते हैं, न समझ पाएंगे, न याद कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। अब जैसे किसी लोग का इतना कमज़ोर होता है कि वो किसी चीज़ को देखा होगा तो याद नहीं है, उसको बोलेगा लगता है कि आपको कहीं देखे हैं। अच्छा, लगता है, ओके ओके, आप तो लगते हैं पापा हैं, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब जिसका इतना वीक होता है। उसके बाद जो है दूसरा है फोर ब्रेन का पार्ट थैलेमस, थैलेमस, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलता जुलता नाम है और काम भी दोनों का मिलता जुलता है, ठीक है। देखिए थैलेमस क्या करता है, बाहरी टेम्परेचर को फील कराता है, ठीक है। बाहर गर्मी है, ठंडा है, ये जो है थैलेमस ही उसे बताता है, ठीक है। और मान लिया जाए कि जैसे आपको चोट लगा और उस समय मतलब आप नशे में हो, ठीक है, या जो नशा में रहता है उसको मारिए तो उसको दर्द नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस जो है इनएक्टिव रहता है। थैलेमस जब इनएक्टिव हो जाएगा तो बाहरी जो एक्टिविटी क्या हो रहा है बॉडी में वो पता ही नहीं चलता है। तो एक्टिविटी पता नहीं चलेगा तो आपको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा नहीं। तो क्या होता है वो उसको बाद में पता चलेगा जब ये एक्टिव होगा। जैसे शराब पीने वाले आदमी को पीट दो, उसके बाद में सुबह में उसको पूछो तो ये जो है पूछता है सेरेब्रम से कि यहाँ पे दर्द कैसे हो रहा है, तो उसको यदि याद रहेगा तो बताएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये हो गया थैलेमस, मीन्स बाहरी टेम्परेचर को जो देखभाल करता है, बाहरी टेम्परेचर जो फीलिंग करवाता है। उसी तरह से ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का भी टेम्परेचर का ही काम है देखना, लेकिन वो बॉडी के अंदर का, यानी बॉडी का अंदर मतलब जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो वो पसीना को बाहर निकाल देगा, कौन? हाइपोथैलेमस। यदि बहुत ठंड है तो पसीना ही नहीं निकालेगा, कौन? तो हाइपोथैलेमस। यानी इसका यही काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, कौन? तो हाइपोथैलेमस। देखिए गर्म चीज़ खाने से जैसे लहसुन प्याज ये सब खाने से क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो हाँ इसमें जो है ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं। जैसे बॉयज लोग होते हैं तो उन लोग का हाइपोथैलेमस जो है बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोथैलेमस जब ज़्यादा होगा तो इधर उधर वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लाल पीला हरा बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि लड़कियों में हाइपोथैलेमस कम होता है जिससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन कितना सुंदर उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, नमक ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइपोथैलेमस उनका बैलेंस में रहता है। यदि बढ़ गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर साधु महात्मा नहीं बन पाएंगे। ओके चलिए, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर और ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को शो करने के लिए, फील कराने के लिए। आगे देखते हैं। तो ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। इसका भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है कार्पोरा, ठीक है, पहला है कार्पोरा। कार्पोरा का काम क्या है? देखना और सुनना,
यानी क्या, तो सी एंड हियर, ये देखना और सुनना किसका काम है, कार्पोरा का। और ये देखेगा और सुनेगा और इसको सेरेब्रम को बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। देखेगा हाँ अरे उधर कांटा है मत जाओ, तो ये जो है इन्फॉर्म करेगा किसको, सेरेब्रम को। तो सेरेब्रम उस तरफ से जाने से मना कर देगा अपने पैर को, मत जाओ उधर। ये जो है कार्पोरा का काम क्या है, किसी चीज़ को देखना और सुनना, हाँ वो बोला कि सो एंड सो। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन इसको पास आउट करता है। फिर है ये सेरेब्रल पेंडुकल। सेरेब्रल पेंडुकल का जो कार्य है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ठीक है। क्या है उसका, तो मैंने अभी बताया आपको कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का दो भाग में बांटा, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये सेरेब्रल पेंडुकल क्या है, तो कनेक्ट किससे कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि ये तो ब्रेन का पार्ट हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, तो हम लोग को जो गर्दन से नीचे से जो ये पास आउट होता है ना, जो बैकबोन के अंदर से जाता है, ठीक है, तो उस स्पाइनल कॉर्ड को इस ब्रेन से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, तो ये सेरेब्रल पेंडुकल करता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ये हैंड ब्रेन का, पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे का जो माइंड है उसका। तो इसका भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला है सेरेबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, और यह दूसरा सबसे बड़ा माइंड है, ठीक है। ब्रेन का जो पहला ब्रेन जो बड़ा है वो कौन सा है, सेरेब्रम, और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट जो है माइंड का, ब्रेन का, वो सेरेबेलम है, ठीक है, जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और यह रैम का काम करता है, जिस तरह से कंप्यूटर में रैम होता है ना, उसी प्रकार से रैम का काम करता है। इसे टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी टेम्पोररी मेमोरी मतलब यहाँ पे कोई छोटी छोटी बातों को याद करना। जैसे कभी ऐसा फील किए होंगे, आपको किसी ने कुछ बोला, आप उधर गए लाने के लिए और गए इस रूम से उस रूम में और भूल गए, फिर जाकर क्या करेंगे, क्या लाने आए थे, ऐसा करके वो जो है माइंड यहाँ पे ऐसे करते हैं लोग, क्या चीज़ तो आए थे लेकिन वो भूल गए। तो वो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सेरेबेलम है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातों को भूल जाना, गए उधर भूल गए, या बाजार गए, कोई बोला था 4 वस्तु लाने के लिए और 1 वस्तु भूल गए, तो वो सब जो काम है वो सेरेबेलम का काम है, कोई भी छोटे छोटे बातों को भूल जाना, क्योंकि ये टेम्पोररी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं, ठीक है। जब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पहले यहीं पे सेट होता है, सेरेबेलम में सेट होता है, उसको 1-2 बार रिवीजन कर दिए तो वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, सेरेब्रम में से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और जब सेरेब्रम में आ गया तो वो परमानेंट हो गया, वो जल्दी डिलीट नहीं होगा। लेकिन आप पढ़े, 1 दिन पढ़े और उसको 4 दिन 5 दिन 10 दिन रिवीजन नहीं किए, तो धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेरेबेलम हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, हैंड ब्रेन का दूसरा जो है मोडुला ऑब्लोंगाटा है। तो मोडुला ऑब्लोंगाटा का जो वर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, तो देखिए उसका एक कार्य होता है मेटाबॉलिक को देखना। मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मेटाबॉलिक को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है एनाबॉलिक और दूसरा है ये कैटाबॉलिक। फर्स्ट है एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है, तो एनाबॉलिक है जैसे 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनता है, 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनता है, और 20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनता है। तो वो जो एक्शन होता है, यानी बनाने का जो एक्शन हो रहा है, उसे एनाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिक होता है टूटने का क्रिया, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी टूट गया, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को मिला करके मेटाबॉलिक बोलते हैं, और उसका जो देखभाल है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा
बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन सिस्टम में। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ तक खा लिए, खाने के बाद क्या है, हम लोग मतलब मुंह में भोजन लिए, उसके बाद क्या है वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद हम लोग कुछ उसको करते हैं क्या? न कोई नहीं, कुछ नहीं, न स्क्रीन टच स्क्रीन है, न कीपैड है, कुछ भी मतलब नहीं है कि हाँ हम उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ नहीं। उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। वो प्रॉपर ढंग से उसको डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसी का खराब हो गया तो क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगा, उसका डाइजेशन सिस्टम जो है से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हैंड ब्रेन जो है, ये तीसरा माइंड का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये जो है आपका ब्रेन का जो 3 भाग में बांटा गया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, वो तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग यहाँ देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है, वो भी ब्रेन है, यानी सेकेंड ब्रेन कह लीजिए। जैसे मेन ब्रेन तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, मेन ब्रेन जो है ये हो गया, और दूसरा जो है सेकेंड ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ह्यूमन का स्पाइनल कॉर्ड इज द सेकेंड ब्रेन है। ठीक है, सेकेंड ब्रेन। अब ये देखिए, तो आप बोलेंगे कि सेकेंड ब्रेन है तो फर्स्ट ब्रेन को प्रोटेक्शन मिला था, ठीक है, क्रेनियम नाम के बोन के द्वारा, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यस, अवश्य मिलना चाहिए। तो उसे किस बोन से प्रोटेक्शन मिलता है? मैंने वो स्केलेटन सिस्टम में बताया था कि बैक बोन में 26 बोन्स होते हैं। बैक बोन जो है उसमें 26 होते हैं। तो वो 26 जो बोन होते हैं वो पूरा का पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब वो अंदर से गया, स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके बीच से, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके बीच से जो है ना वो, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा हूँ, ये जो है वो बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन के बीच से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बैकबोन है, तो इसके बीच से जो गए हैं, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसको प्रोटेक्शन करता है। यानी ये बैकबोन, ये जो बैकबोन है इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो इसे भी प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन मिल गया। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं। 31 इधर लेफ्ट साइड से और 31 राइट साइड से। तो वो जो है पूरे बॉडी में फंक्शन करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 लेफ्ट 31 राइट, यानी 62 नर्व, टोटल कितना 62 नर्व निकलते हैं, और वो बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेन से 12 नर्व निकलते हैं। ब्रेन है तो ब्रेन से 12 नर्व निकलते हैं। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड से 31, 12 नर्व मतलब 12 पेयर, यानी टोटल 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है, निकलते हैं कहाँ से? ब्रेन से। और 31 पेयर कहाँ से निकलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो वो निकल के और पूरे बॉडी को हर पार्ट में वो अवेलेबल है, और उससे वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ का कंट्रोल करता है? तो मोस्टली वो रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होगा। ठीक है, मतलब वैसा एक्शन जो मतलब हिंदी में बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, यानी आपका इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा। आपका इच्छा नहीं है फिर भी, जैसे छींक देना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना। छींकना रिफ्लेक्स एक्शन है, खांसी आना रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि जब ब्रेन जो है बिजी रहता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मतलब डीप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करता है ब्रेन? स्पाइनल कॉर्ड को बोल देता है कि आप बाहरी एक्टिविटी को देख लेना। ठीक है, जो छोटा मोटा काम है उसको देख लेना।
तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम रेडी रहता है, हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। अब अचानक क्या होता है, मान लिया जाए कुछ बर्तन गिर गया या धमाका हो गया, ठीक है, अचानक कोई भी चीज़ हो गया या कोई आकर के पिंच कर दिया, तो लोग जो हैं वो क्या होते हैं, एकदम अचानक ऐसे करते हैं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, अचानक मतलब वो घबरा जाते हैं क्या हुआ। तो इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उस समय जो है ब्रेन इंगेज था, ब्रेन टोटली दूसरे चीज़ को देख रहा था, और वो जिम्मा दिया था बाहरी एक्टिविटी को देखने का ये इसको स्पाइनल कोड को, लेकिन स्पाइनल कोड उतना वो काम को संभाल नहीं पाता, इसके चलते वो जो है लोग अचानक डर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइनल कोड का फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इधर आप इतना समझ गए, यानी ब्रेन का जो 3 भाग में बांटा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, और ये अलग अलग जो इसका क्या कार्पोरा और सेरेब्रल पेंडुकल, ये ठीक है, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब आप समझ गए। अब हम देखते हैं यहाँ नर्वस सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा था, तो नर्वस सिस्टम का बताया था कि 3 भाग में बांटा गया है, कौन कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड डिवाइड किया गया है, तो ब्रेन को बता दिया, स्पाइनल कोड को बता दिया। अब दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इसमें क्या है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके, 1 मिनट यहाँ पे होल्ड कीजिए, यहाँ थोड़ा सा ये मैं बताना भूल गया कि ब्रेन में जो सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी सेल डिवीजन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे तो ब्रेन कैंसर होने का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि एक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, यानी सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाता है तो उसी को कैंसर बोला जाता है। लेकिन ब्रेन में जब सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो कैंसर होने का चांस नहीं है, फिर भी कैंसर होता है, क्यों, क्या रीज़न है। तो देखिए इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न है, ब्रेन का 90% पार्ट जो है वो न्यूरॉन सेल से बना है, ब्रेन का 90% हिस्सा न्यूरॉन सेल से बना है, और उस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी कैंसर का कोई चांस नहीं। लेकिन 10% यानी ब्रेन का जो 10% पार्ट है वो न्यूरॉन गैलियल सेल से बना है, ब्रेन का 10% पार्ट न्यूरॉन गैलियल सेल से बना है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा, एक्सेसिव सेल डिवीजन होगा तो ब्रेन कैंसर होगा। यानी ब्रेन कैंसर का जो पहला स्टेज है ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उसी को हम लोग ब्रेन कैंसर कहते हैं। और ब्रेन इतना नाजुक है कि कैंसर का वो सेकेंड और थर्ड स्टेज जाने ही नहीं देता है, उतने में ही आदमी का वो जान ले लेता है, ठीक है। तो बहुत डेंजर है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि सेंट्रोसोम नहीं है ब्रेन में, ठीक है, तो 90% भाग में नहीं है, 10% में तो है ही, न्यूरॉन गैलियल सेल से बना उसमें तो है ही, और उसी में सेल डिवीजन, एक्सेसिव सेल डिवीजन कर देता है जिससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे नर्वस सिस्टम का जो दूसरा भाग था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो इसमें 30 पेयर ऑफ स्पाइनल कोड, मैंने बताया कि स्पाइनल कोड से 31 पेयर यानी 62 नर्व निकले हैं वो, और 12 पेयर ऑफ ब्रेन नर्व जो है ना, ब्रेन से जो 12 नर्व निकले हैं वो है ना, वो दोनों मिला करके, ठीक है, क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होगा, तो वही फंक्शन होगा जो यहाँ पे स्पाइनल कोड का फंक्शन था, है ना, क्योंकि 31 पेयर ऑफ नर्व थे स्पाइनल कोड में, तो क्या फंक्शन करता था, तो बाहरी एक्टिविटी को, मतलब बाहरी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्स एक्शन को देखना। तो ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन देखने का कार्य करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करेगा, जो काम अचानक हो जाता हो, जो काम अचानक हो जा रहा हो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, यानी उस काम को देखने का कार्य कौन करेगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेगा, ठीक है।
अचानक हो जा रहा हो या अचानक आप डर जा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ गिर गया तो उसकी आवाज़ सुन करके डर गए, तो वो जो है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेगा। तीसरा जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या है, तो इसी का पार्ट है समझिए, क्योंकि इसमें 31 पेयर ऑफ पेरिफेरल में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का नर्व है वो, और ब्रेन का 12 है वो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा माने कुछ नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड का कुछ नर्व और ब्रेन से जो निकलते हैं 12 पेयर ऑफ नर्व, उसका कुछ नर्व मिल करके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है, यानी इसका कुछ नर्व, तो जो इसका काम होगा उसी से यहाँ पे मिलता जुलता होगा। तो देखिए इसमें जो होता है वो होता है अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया, ठीक है, अनुकंपी एक्शन, परानुकंपी एक्शन। तो ये क्या होता है, यानी ये अचानक कोई भी चीज़ को देख करके घबरा जाना, पसीना आने लगना, हाँ, ज़्यादातर उस समय देखने को मिलता है। देखिए जब आपको स्टेज पे कहीं भाषण देना हो या स्टेज पे कुछ बोलना हो या गाना गाना हो, तो उसके पहले आप देखिए क्या फीलिंग आता है, एकदम डरा हुआ दिल तेज धड़कने लगेगा, एकदम डर जैसा लगेगा, तो वो जो होता है अनुकंपी क्रिया। और जब भाषण दे दिए ख़त्म हो गया तो जो है जो डर आ रहा था वो क्लियर हो गया, मतलब शांत होने लगा, तो हो गया परानुकंपी क्रिया, मतलब जस्ट उल्टा, मतलब ठीक होने लगा तो परानुकंपी क्रिया। मान लिया जाए कि आप कहीं गए हैं और देख रहे हैं कि अरे आपके तरफ कोई आता रहे, ठीक है, आवाज़, अंधेरी रात हो, आपके तरफ कोई आ रहा हो, ठीक है, और एकदम लग रहा हो कि एकदम माने घोस्ट जैसा लग रहा हो, आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एकदम डर आ जाएगा, पूरा पसीना आने लगेगा। अब पसीना आने लगेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मतलब घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, और जैसी वो मतलब ये जो बेचैनी हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, तो अनुकंपी क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुकंपी क्रिया हो रहा है, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अनुकंपी क्रिया हो रहा है। कौन कौन सा वो पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, और वो आ गया, सामने आ गया, तब आप देखिए अरे ये है, ये तो जाना पहचाना आदमी है रे, अच्छा ऐसा कपड़ा पहने हुए है, इसलिए मैंने उसे, वो लग रहा था कि घोस्ट है ना, तो आप उसे देख करके आप रिलैक्स होने लगेंगे, अरे ये तो मेरा ही आदमी है, ठीक है, इससे क्या डरने का, ठीक है, ये घोस्ट थोड़ी है। तब आप रिलैक्स होने लगेंगे तो आपका जो धड़कन और पसीना जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो उसी को हम लोग परानुकंपी क्रिया कहेंगे, ठीक है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट था, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके, 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था, ओके, क्या है, हाँ, ये जो लेंथ होता है ना, इसकी लंबाई, ये जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल के लंबाई को क्या बोलते हैं, ये साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ये, यानी यहाँ पे होगा, देखिए, यानी लेंथ ऑफ न्यूरॉन सेल, यानी इसकी जो लंबाई होती है उसे साइनेप्स बोलते हैं, लेंथ ऑफ न्यूरॉन सेल इज नोन एज साइनेप्स, ओके, ठीक है। अब तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं रहा कि और बता सकता हूँ, सब ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, ओके, चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद।